अपनी विदाई के वक्त बहुत ही जोर जोर से अपने माँ बाप और भाई के गले लगकर रो रही थी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने पूरा बचपन यहाँ गुजारा है, मैं नई जगह कैसे रह पाऊंगी। अरे बिटिया, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे ये दुनिया ही छोड़कर जा रही हो। तुम्हारा जब मन करे तब अपने मायके आ जाना, ये तुम्हारा ही घर है। संगीता के सास ससुर, उसका जेठ और पति सभी लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि विदाई के लिए लेट हो रहा था। अरे चलो बिटिया, अब ज्यादा रोने से कोई फायदा नहीं। हम तुम्हें अच्छी जगह रखेंगे, बहुत ही प्यार से रखेंगे। चिंता काहे करती हो? अजय बेटा, अपनी बीवी को संभालो और उसे गाड़ी में बैठाओ। अब ठीक है भैया। संगीता के पिता ने जबरदस्ती अपनी बेटी संगीता को कार में अजय के साथ बिठा दिया और बारात विदा हो गई। रास्ते भर संगीता रोती ही रही। खैर, कुछ ही देर में वो अपने ससुराल पहुंच गई। पीछे से एक दूसरी गाड़ी आ रही थी जिसमें ढेर सारा दहेज का सामान था। संगीता अपने ससुराल में रहने लगी, लेकिन उसके साथ वहाँ पर अच्छा व्यवहार नहीं होता था। तुम लोग हमेशा संगीता के हाथ का बनाया खाना खाते रहते हो, उसके बारे में सोचा नहीं क्या करना है? अरे करना क्या है, जब से इस घर में आई है यह घर तबाह हो रहा है। संगीता एक नंबर की गंवार लड़की है। ये तो अच्छा हुआ कि इसके घर वालों ने दहेज दे दिया था, वरना इसे पहले दिन ही रास्ते से हटा देते। खैर, धीरे धीरे 1 साल बीत गया। संगीता ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। ये लो, हमने तो सोचा था हमारी बहू तो गंवार है ही, कम से कम एक लड़के को जन्म देगी तो बड़ा होकर कुछ हमारी मदद करेगा, लेकिन इसने तो एक लड़की को जन्म दे दिया। अरे अम्मा, मैं तो पहले ही इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, तुमने जबरदस्ती ही मेरे गले से बांध दिया। चिंता मत करो बेटा, मैं एक ऐसी नागिन हूँ कि अगर किसी को डस लेती हूँ ना तो किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। आज रात तेरी बच्ची को हम लोग मिलकर रास्ते से हटा देंगे, फिर तेरी बीवी को इस घर की नौकरानी बनाकर तेरी दूसरी शादी कर देंगे। नौकरानी का खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन माँ, अगर इसके घर वालों को कुछ पता चल गया तो? वो भिख मंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, वो खुद लोगों से भीख मांग कर खाते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की है, हमारे गले बांध दिया। खैर, रात में जब संगीता अपनी छोटी सी बच्ची और अपने पति अजय के साथ सो रही थी, तभी अचानक अजय ने अपनी आँख खोली। उसने ध्यान से अपनी पत्नी को देखा तो वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी। लगता है संगीता गहरी नींद में सो रही है। सबसे पहले इस बच्ची को ही रास्ते से हटा देता हूँ ताकि मेरी माँ मेरी दूसरी शादी किसी खूबसूरत लड़की से कर दे। ये औरत तो देखने में बहुत गंदी लगती है। अजय ने चुपके से अपनी बच्ची को उठाया और बाहर आ गया। बाहर उसका जेठ, जेठानी, सास, ससुर सब पहले से ही खड़े थे। चल, सबसे पहले इसे पास की नदी में जाकर फेंक देते हैं, फिर अगर तेरी बीवी रास्ते का कांटा बनी तो तेरी बीवी का भी वही हाल करेंगे जो इस बच्ची का करने जा रहे हैं। इतना दिमाग तुम लाती कहाँ से हो? वैसे तुमने बहुत बढ़िया सोचा है। अब जल्दी से चलो वरना बहू जाग जाएगी। करीब आधी रात में उसके ससुराल वाले एक साथ उसे बच्ची को लेकर नदी के पास चले गए। उसे उसी नदी में फेंक दिया और फिर वापस आ गए। सुबह जब संगीता की नींद खुली तो वो अपनी बच्ची को ढूंढने लगी, लेकिन वो कहीं ना मिली। अम्मा, अम्मा, हमारी बिटिया कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई, वो तो अभी चल भी नहीं पाती। क्या तूने हमारी प्यारी पोती को गुम कर दिया? तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी, तू बस आज रात का इंतजार कर। अम्मा, अम्मा, ये तुम क्या कह रही हो? हम भला अपनी बच्ची को काहे गुम करेंगे? तू जितनी सीधी बनने का नाटक करती है उतनी है नहीं। चुपचाप बता दे, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हम सब कुछ समझ गए। हमने एक लड़की को जन्म दिया था ना, इसीलिए आपने उसे शायद रास्ते से हटा दिया। हमारे गांव में एक औरत थी, उसके ससुराल वालों ने भी उसके साथ यही किया था। अगर लड़का पैदा होता तो आप ऐसा ना करते। अरे अम्मा, ये तो हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रही है। ऐसा करते हैं, रात को इसे भी इसकी बच्ची के पास पहुंचा देते हैं, फिर दोनों एक साथ रहेंगे। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि मेरी बच्ची कहाँ है, तो रात में क्यों? मुझे अभी मेरी बच्ची के पास पहुंचा दो। तू कुछ ज्यादा ही बकवास करने लगी है, गवार कहीं की। चल अंदर। अजय ने अपनी बीवी को कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपने परिवार से अपनी दूसरी शादी की बात करने लगा। संगीता अंदर से सब कुछ सुन रही थी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रही थी। चिंता मत कर, अभी रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तेरी बीवी है, उसे आज रात हटा देते हैं, फिर हम तेरी दूसरी शादी जल्दी कर देंगे। लेकिन अपनी बीवी को इतनी भी बेवकूफ मत समझना, वो इतनी आसानी से हमारे साथ जाएगी नहीं रात में। चिंता ना करो अम्मा,
मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मेरे पास भी षड्यंत्रकारी दिमाग है। खैर धीरे धीरे रात हो गई। रात में अजय चुपके से अपने कमरे में गया, अगरबत्ती सुलगाई और दरवाजा बंद करके फिर से बाहर आ गया। थोड़ी ही देर बाद संगीता उस अगरबत्ती के धुएं से बेहोश हो गई। चलो ये अच्छा किया, तूने संगीता को बेहोश कर दिया। अब जल्दी से इसे नदी में फेंक कर आते हैं। संगीता के ससुराल वालों ने उसे उठाया और बेहोशी की हालत में ही उसे नदी में फेंक कर फिर वापस चले आए। सुबह के करीब 6 बजे एक जोगन गाना गाते हुए उधर से गुजर रही थी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। सुना है गंगा नदी में बहुत ही अच्छे अच्छे ताजे ताजे तरबूज मिलते हैं। आज तो मैं गंगा किनारे से ताजा तरबूज लेकर ही जाऊंगी, माँ गंगा का आशीर्वाद मिल जाएगा। वो नदी के अंदर एक बड़ा सा तरबूज दिखाई दे रहा है, अंदर जाकर देखती हूँ। वो जोगन धीरे धीरे गंगा नदी के अंदर जाने लगी और अंदर हाथ डालकर तरबूज की तलाश करने लगी। तभी एक बहुत बड़ा तरबूज उसके हाथ लगा। अरे वाह, कितना हरा भरा और खूबसूरत तरबूज है ये। इसे तो मैं यहीं बैठकर खाऊंगी, फिर आगे की यात्रा तय करूंगी। उस जोगन ने तरबूज को अपने हाथों में उठाया और जमीन पर पटक कर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे उसने तरबूज को जमीन पर पटका, वैसे ही वो तरबूज जादुई रूप से एक बच्ची के रूप में बदल गया। हरे कृष्णा, ये तो साक्षात चमत्कार हो गया। ये तो किसी की बच्ची है, लगता है ये कोई जादुई तरबूज होगा। तभी वो बच्ची अचानक बोलने लगी, माँ माँ माँ। ये बच्ची तो बेचारी अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रही और किसी ने इसे नदी में फेंक दिया। कितनी निर्दयी हो गई है ये दुनिया। वो बच्ची बार बार माँ माँ कहकर पुकार रही थी और अपने नन्हे हाथों से नदी की ओर इशारा कर रही थी। ये बच्ची बार बार नदी की तरफ इशारा कर रही है। लगता है इस नदी में कुछ और रहस्य छुपा है, मुझे जाकर देखना होगा। वो जोगन अपना सारा सामान उस बच्ची के पास छोड़कर तुरंत नदी में कूद गई और नदी के अंदर इधर उधर कुछ तलाशने लगी। वो बच्ची गौर से नदी की धारा को देखती जा रही थी। तभी वो जोगन संगीता की लाश को लेकर नदी के बाहर आ गई। माँ माँ। बच्ची उस लाश को माँ कहकर पुकारने लगी, जिससे जोगन को समझ आ गया कि यही उसकी माँ है। पुत्री, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ सो रही है, मैं अभी इन्हें जगाने की कोशिश करती हूँ। जोगन ने कुछ जड़ी बूटियों में गंगा जल मिलाया और मंत्र पढ़कर संगीता के चेहरे पर डालने लगी। उसके बाद उसने गंगा जल संगीता के ऊपर छिड़का। धीरे धीरे संगीता को होश आने लगा। उठ जाओ, देखो तुम्हारी बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। संगीता ने जैसे ही अपनी बच्ची को देखा, उसे अपनी गोद में उठाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तू जिंदा है। हे जोगन, आप तो भगवान बनकर मेरी जिंदगी में आई है। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुझे तो समझ पे ही नहीं आ रहा। पहले मुझे बताओ कि तुम दोनों माँ बेटी के साथ ये हरकत किसने की? कुछ नहीं, बस हम दोनों यहाँ गंगा नहाने आए थे, तभी मेरा पैर फिसला और मैं अपनी बेटी के साथ नदी में गिर गई। अगर मैं तुम्हें जिंदा कर सकती हूँ तो खुद ब खुद तुम्हारी सच्चाई भी जान सकती हूँ। सच बताओ, हुआ क्या? संगीता ने अब अपने ससुराल वालों को सारी हरकतें बयां कर दी। बड़ी मुश्किल से हमें आपकी वजह से दोबारा जिंदगी मिली है। अब हम उस नरक में नहीं जाना चाहते। मैं और मेरी बेटी अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर काट लेंगे, लेकिन अपने ससुराल नहीं जाएंगे। वो बहुत बुरे लोग हैं। मुझ पर भरोसा करो पुत्री, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो, मुझे अपने ससुराल ले चलो। संगीता ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और उस जोगन को लेकर अपने ससुराल पहुँच गई तो देखा वहाँ पर अजय की दूसरी शादी चल रही थी। रुक जाओ पापियों, देखो तुम्हारे घर कौन आए हैं। संगीता के ससुराल वालों ने जैसे ही संगीता को और उसकी बच्ची को वहाँ पर जिंदा पाया, वैसे ही सभी के चेहरों से पसीना छूट गया। उसकी सास के तो पैर कांपने लगे। उसका पति तो घबराहट की वजह से बेहोश तक होने लगा, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला। अरे मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? हम सब तुझे ही ढूंढ रहे थे। जब तू नहीं मिली ना, तो हमें मजबूरी में अपने बेटे की दूसरी शादी करनी पड़ी। तुम सबको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? इंसानियत नाम की चीज मर गई है क्या तुम लोगों में? तू कौन होती है हमारे बीच में बोलने वाली जोगन? बस भगवा कपड़े पहन लिए और इधर उधर भीख मांगने लगी, यही काम रह गया है तुम लोगों का? चारों तरफ सिर्फ अंधविश्वास फैलाया करती हो और कुछ नहीं। तभी अचानक उस जोगन ने देखते ही देखते दुर्गे माता का रूप ले लिया। तुम सबके पाप का घड़ा भर चुका है। अब इस घर पर सिर्फ संगीता और उसकी पुत्री का हक है।
देखते ही देखते दुर्गे माँ की आंखों से ज्वाला भड़क उठी और संगीता के सभी ससुराल वाले एक एक करके पानी बनकर घर के बाहर बने गटर में बह गए। उसके बाद माँ दुर्गा ने उस घर को धन दौलत से भर दिया। अब संगीता अपनी बच्ची के साथ उस घर पे खुशी खुशी रहने लगी। बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर गांव में रानू मंडल नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति बेचारा काम की वजह से दूसरे राज्य में रहता था। रानू मंडल के 3 बेटे अजय, विजय, दिनेश, 3 बहुएं मीना, रीता, कविता और उसकी 2 बेटियां पायल और पूनम थी। रानू मंडल पैसों की बहुत लालची थी और उसे हमेशा ही सजना संवरना अच्छा लगता था। एक रात रानू मंडल मेकअप कर रही थी। मुझे लगता है मुझे आईना देखना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर घमंड हो जाता है। इतने में वहाँ पर रानू मंडल की दोनों बेटियां और तीनों बहुएं भी आ गईं। माँ, ये सोने का वक्त है, सोने से पहले इतना ढेर सारा मेकअप कौन करता है? अभी तो पिताजी भी यहाँ नहीं है, तो फिर इतना सारा मेकअप किस लिए? तुम सब मेरी खूबसूरती से जलती हो। तुम सब चाहती नहीं कि मैं खूबसूरत दिखूं। मैं मेकअप तुम्हारे बाप को दिखाने के लिए नहीं करती। लेकिन सासू माँ, अगर आपको सोने से पहले मेकअप करना ही है तो हल्का फुल्का करना चाहिए था। इतना ज्यादा मेकअप करके अगर आप सोओगी तो सारा मेकअप तो बर्बाद हो जाएगा, फिर फायदा क्या हुआ? मैंने तुझसे तो पैसे नहीं मांगे ना, मुझे मेकअप करने दो, डिस्टर्ब मत करो। सासू माँ, आप हम पर तो ध्यान ही नहीं देती, कम से कम अपनी दोनों बेटियों पर तो ध्यान दीजिए। तुम लोग जाती हो या बेलन उठाकर मारूं तुम सबको। शादी की टेंशन ना लो, कल पंडित जी आ रहे हैं एक रिश्ता लेकर पायल के लिए। रानू मंडल ने अपनी बहू बेटियों को वहाँ से भगा दिया। रानू मंडल अपने अलावा किसी की नहीं सुनती थी। उसका सारा ध्यान हमेशा खुद पर ही रहता था। मेकअप करने के बाद रानू मंडल के पति ने उसे फोन किया। कैसी हो रानू? अपना अकाउंट चेक कर लेना, मैंने इस महीने के पैसे भेज दिए हैं। मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। तुम तो जैसे घर का रास्ता ही भूल गए हो, और वैसे भी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम पैसे तो ढंग के भेजा करो। तुमने सिर्फ 50,000 भेज दिए और अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा गए। मुझे कल तक 5 लाख रुपए चाहिए। मेरा मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है और सारी साड़ियाँ भी पुरानी हो गई हैं। कल पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, मैं क्या ऐसे ही उनके सामने जाऊंगी? शादी पायल की है, तुम्हारी नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस पैसे चाहिए तो चाहिए। इतना कहकर रानू मंडल ने फोन कट कर दिया। उसका पति बड़ी मेहनत से पैसे कमाता था, सारे पैसे घर भेज देता था। उसके तीनों बेटे भी कमाते थे, लेकिन इतना नहीं कमाते थे जितना रानू मंडल को दे सके, क्योंकि उसे तो लाखों रुपए चाहिए थे। पैसों की बहुत लालची थी। अगले दिन पायल को देखने लड़के वाले आए। पायल जल्दी से तैयार हो गई और चाय नाश्ता लेकर बाहर आ गई। अरे पायल बिटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पंडित जी। अरे बिटिया, तुम तो चाय नाश्ता लेकर आ गई, लेकिन तुम्हारी माँ कहाँ रह गई? तुमसे पहले तो उन्हें आना चाहिए था। मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर पायल वहाँ से चली गई। पायल अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा कि उसकी माँ मेकअप करने में लगी हुई थी। माँ, अगर आपका मेकअप पूरा हो गया हो तो बाहर चलिए, पंडित जी आपको बुला रहे हैं। तू तो हमेशा मेरे मेकअप से जलती रहती है, बस थोड़ा सा लश्कारा लगा लूं, आती हूँ। थोड़ी देर बाद पायल अपनी माँ के साथ बाहर आ गई। पायल की माँ को सब लोग देखते ही रह गए। लड़के के पिता दीनानाथ ने उससे कहा, बहन जी, इस उम्र में भी आपने अपने आप को बहुत फिट रखा है। आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप पायल की माँ हो। इतने में दीनानाथ का बेटा भी रानू मंडल की तारीफ करने लगा। पापा ने बिल्कुल सही कहा आंटी, अगर आप अपने बालों को कलर कर लें तो कोई भी जवान लड़का आपसे शादी करने के लिए चुटकी में मान जाएगा। इतना सुनते ही रानू मंडल खुशी से गदगद हो गई। अब वो पायल की शादी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। ठीक है पंडित जी, हमने लड़के को देख लिया है। आप मेरे पास कल आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बाकी की बातें हम कल ही कर लेंगे। ठीक है बहन जी, मैं कल आता हूँ आपके पास। अगले दिन पंडित जी रानू मंडल से मिलने आए। तो बताइए बहन जी, कब की तारीख तय कर दूं मैं आपकी बेटी की शादी की? आप पायल की शादी की बात छोड़िए। आपको याद नहीं कल उस लड़के ने क्या कहा था? उसने कहा था कि मुझसे कोई भी लड़का शादी के लिए मना नहीं करेगा, तो क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाऊं। अपनी खूबसूरती का फायदा तो मैं उठा ही सकती हूँ। सासू माँ, ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम हमारी ननद के बारे में तो सोचिए। तू चुप कर, तुम सब तो वैसे भी मुझसे जलती हो। मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। पंडित जी, आपको सिर्फ पैसे से मतलब है ना? पैसे आपको मिल जाएंगे, बस मेरे लिए कोई बहुत ही अमीर लड़का ढूंढ कर लाओ, जितनी जल्दी हो सके। खैर,
पंडित जी का तो काम ही था शादी करवाना। रानू मंडल पैसों की लालची थी, इसलिए उसने खुद के लिए अमीर लड़का ढूंढने को पंडित जी से बोल दिया। शाम को जब रानू मंडल के तीनों बेटे घर आए तब उनकी बीवियों ने सारी बात उन्हें बता दी। तीनों बेटे अपनी माँ के पास गए। माँ, हम ये क्या सुन रहे हैं? पिताजी के होते हुए आप दूसरी शादी करने जा रही हैं? देखो, मुझे पता है तुम्हारी बीवियों ने तुम सबके कान भर दिए हैं। तुम सबको अच्छी तरह पता है कि मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ। अगर तुम सबको मेरी हरकतें नहीं पसंद है तो निकल जाओ इस घर से। रानू के बेटे बहुएं उसकी बेटियां समझाती रहीं, पर रानू अपनी जिद पकड़कर ही बैठी थी। उसे किसी भी कीमत पर अब 1 करोड़पति लड़के से शादी करनी ही थी। जब वो नहीं मानी तो सब लड़के उसके बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। तभी रानू के पास उसके पति का फोन आने लगा। बार बार घंटी बजती रही लेकिन रानू ने फोन नहीं उठाया। जब बार बार फोन करता रहा तब रानू ने गुस्से में फोन उठा लिया। क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? जब तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो क्या फायदा? मैंने पैसे मांगे थे वो भी तुमने नहीं दिए, न ही मेरे पास आते हो। आज से तुम आजाद हो, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यार तुम तो फालतू में गुस्सा कर रही हो, तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मेरे पास इतना काम रहता है, आने का टाइम नहीं मिलता, इसमें मेरी क्या गलती? और ये बताओ, पायल बिटिया की शादी तय हुई कि नहीं? मैं छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, शादी तक पहुँच जाऊंगा। मैंने बोल दिया ना, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, अब वहीं पर रहो। इतना कहकर रानू ने फोन काट दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी एक बहुत ही अमीर लड़के को लेकर उसके घर पहुँच गए। पायल ने दरवाजा खोला। अरे पायल बेटा, ये है मिस्टर सिद्धार्थ ओबरॉय, ये बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं। पायल समझ गई कि वो लड़का उसकी माँ को देखने आए हैं। खैर, पायल भागकर अपनी माँ के कमरे में उसे बुलाने के लिए गई। रानू सजने संवरने में लगी हुई थी। माँ, पंडित जी तो सच में लड़का लेकर आ गए। ये क्या, आपने अपने बाल बिल्कुल काली कर लिए? अगर उसे पता चल गया कि आपकी उम्र ज्यादा है तब क्या होगा? ये नहीं सोचा आपने? इतने में वहाँ पर उसकी बहुएं, पायल की दूसरी बहन और तीनों बेटे भी आ गए। एक बात मैं तुम सबको अच्छी तरह से बता दूं, अगर उस लड़के के सामने तुम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है या मैं तुम सबकी माँ हूँ, तो तुम सबको इस घर से निकाल दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार शादी हो जाए फिर उस लड़के को अपने हुस्न के जाल में ऐसा फंसाऊंगी कि अगर उसे पता भी चल गया तो भी वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा मुझसे। माँ, आपको जो करना है कीजिए, आप हमेशा अपने मन की ही करती हो, किसी की बात तो सुनती नहीं। रानू ने अपने बेटे की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आ गई। बाहर उस लड़के ने जैसे ही रानू मंडल को देखा उस पर फिदा हो गया और दोनों की शादी भी तय हो गई। अब रानू के बेटे, बहुएं, बेटियां सब बहुत हैरान हो गए। भैया भाभी, आप लोग देख रहे हो ये सब क्या हो रहा है? अभी तक मेरी शादी की बात चल रही थी और माँ खुद की शादी फिक्स करके बैठ गई। चिंता मत करो, मैंने पापा को फोन कर दिया है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि उन्हें छुट्टी मिल जाए और टाइम पर पहुँच जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ ही दिनों बाद रानू मंडल की शादी उसी जवान लड़के ओबरॉय के साथ होने लगी। आ गया मेरा राजकुमार, ये करोड़पति लड़का मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा। तुम सबको मेरी बात याद है ना? धोखे से भी तुम लोगों ने अपनी चोंच खोलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुम जाओ शादी करके अपने करोड़पति दूल्हे के साथ। खैर, तभी वहाँ रानू मंडल का पहला पति पहुँच गया। उसके बेटे, बहुएं और बेटियां उसे देखकर बहुत खुश हुए। पूनम, अच्छा हुआ ससुर जी टाइम पर पहुँच गए। अब देखना ये शादी कैसे होती है। रुक जाओ पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। पंडित जी, आपको सब पता है कि मैं यहाँ नहीं रहता, फिर भी आप मेरी बीवी की शादी इस लड़के के साथ कराने जा रहे हैं। देखो भाई साहब, अपनी पत्नी की तरफ देखिए, ये पागल थी अमीर लौंडे से शादी करने के लिए। आखिर ये सब क्या हो रहा है रानू? कौन है ये आदमी? देखो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में मुझे सब बता दिया है। तुम्हारे साथ भी धोखा हो रहा है। जिस औरत से तुम शादी करने जा रहे हो ना, वो मेरी पत्नी है। तुम अभी जवान हो और जिससे तुम शादी करने जा रहे हो उसकी उम्र 50-60 साल की है। अरे तुम्हारे बराबर के तो इसके 3 बेटे हैं। ये देखो, तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसने जो बालों पर कलर लगा रखा है ना, इससे तुम धोखा खा गए। चेहरे पर इतने ढेर सारे मेकअप थोप रखा है। ये सारा कमाल मेकअप का है। अगर अभी इसका मेकअप उतार दिया जाए तो सारी झुर्रियां बाहर आ जाएंगी। क्या? हाँ, अगर यकीन नहीं आता तो अभी इसका मेकअप उतार के दिखाता हूँ तुम्हें। रानू के पहले पति ने उसके मुंह पर ढेर सारा पानी डाल दिया और जबरदस्ती उसका सारा मेकअप उतार दिया, जिससे उसका सारा सच सामने आ गया। अभी तक जहाँ वो एक सुंदर कली लग रही थी, अब वो बूढ़ी अम्मा लगने लगी।
ये सब देखते ही वो लड़का जिससे रानू शादी कर रही थी वहाँ से भाग गया। इधर रानू के पति ने उसे घर से बाहर कर दिया। अब वो सड़कों पर भीख मांगने लगी। दोस्तों,